नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आज देर शाम दिल्ली से एक ऐसी खबर आई जिसको लेकर के पूरे देश में दुख की लहर भी है और चिंता भी है। दरअसल शाम लगभग 6:55 पर दिल्ली में लाल किले के पास एक चलती गाड़ी के अंदर धमाका हुआ है। यह धमाका क्या है, कितनी इंटेंसिटी का है, इसमें दरअसल कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या ये कोई ब्लास्ट है या फिर दरअसल जो है ये धमाका जो है कोई चलती गाड़ी में कोई एक्सीडेंट जैसा कुछ हुआ है, इस बारे में अभी मोटे तौर पर और ठोस तरीके से कुछ भी अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हम इस बड़ी खबर पर इस वक्त लगातार बने हुए हैं क्योंकि ये खबर ऐसी है जिसमें खबर लगातार आ रही है कि इसमें 8 से 10 लोगों की मृत्यु हुई है, कई घायल हुए हैं। घायलों को एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाया गया है और अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो एलएनजेपी हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां उन्होंने मरीजों से बातचीत की और वहां पर पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने उनको सब कुछ ब्रीफ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा इस मामले की, ये जो धमाका हुआ है इसकी हर एंगल से जांच की जा रही है। तो इस वक्त हम इस तमाम जो बड़ी खबर है, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। हमारे सभी संवाददाता जो जहां धमाका हुआ उस धमाके के आसपास जो तमाम स्पॉट हैं वो वहां मौजूद है। हमारे संवाददाता इस वक्त जो है एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी हैं, लाल किले में भी हैं और साथ साथ जो है हम लगातार इस बड़ी खबर को फॉलो कर रहे हैं। जो भी अपडेट है वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और दो टूक में भी हम इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको दिखाऊं दरअसल क्या कुछ हुआ, इससे पहले मैं आपको इस पूरी खबर का विस्तार आपको बता देता हूं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट साजिश कितनी गहरी, इसको समझना जरूरी है क्योंकि अभी फिर से कह रहा हूं कुछ भी स्पेकुलेशन करना जो गलत होगा और हमको ये स्पेकुलेशन करना भी नहीं चाहते। लेकिन क्या कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से लगातार कुछ टेररिस्ट मॉड्यूल पकड़े जा रहे थे। आज फरीदाबाद में 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं, जो हरियाणा पुलिस और साथ साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन में 2 डॉक्टर जिनके पास से जो है हथियार मिले, AK-47 मिली, कई जो है गोलियां मिली और साथ साथ जो है जितना बड़ा जो संदिग्ध विस्फोटक मिला है, जितना बड़ा जखीरा मिला है, उसको लेकर देश में पहले ही चिंता थी और उसके बाद देर शाम को ये धमाका हो जाता है। तो क्या इसके तार जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते, अभी कुछ भी स्पेकुलेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही है और एनआईए की टीम जो है वो जहां धमाका हुआ वहां पहुंच चुकी है और जो भी अपडेट है हम आपको लगातार दे रहे हैं। लेकिन इस खबर को लेकर, इस खबर की धार आपको बताते हैं, खबरदार मैं आपको इस खबर के तमाम डिटेल्स अब तक क्या हुआ है इस पूरी खबर में वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या कुछ हुआ, इस खबर को समझिए कि अब तक का अपडेट क्या है। दरअसल दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ शाम 6:55 पर, जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि शाम 6:55 पर धमाका हुआ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह जानकारी दी है। अपडेट में आपको इस घटनाक्रम का बता रहा हूं। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि रेड लाइट पर आकर रुकी गाड़ियों में हुआ धमाका और जिस गाड़ी में धमाका हुआ धीरे धीरे चल रही थी और आसपास की गाड़ियां भी प्रभावित हुई। धमाके में कुछ लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया 8 से 10 लोगों की जो है मृत्यु हुई है, ये खबर है। सूत्र ये बता रहे हैं प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से इस बारे में बातचीत की है और बातचीत करके तमाम घटनाक्रम की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तमाम घटना की पूरी जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। खबर ये आ रही है कि अभी भी वहीं पर हैं और वहां लगातार पीड़ितों से मिल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी बात की है इस पूरी घटना को समझने के लिए कि क्या है। अमित शाह ने एनआईए के महानिदेशक से भी बात की है और एनआईए की टीम घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस और एनआईए को जांच के आदेश दिए हैं। हर तरीके से, हर एंगल से इस धमाके की जांच की जा रही है। एनएसजी और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भी दिया गया है जांच का आदेश, वो भी लगातार इसकी जांच कर रहे हैं। ये इस वक्त की जो तमाम बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है, मैंने आपको बताया। एनआईए की टीम वहां पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस ने 12 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है वो अपने कब्जे में ले ली है और इन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इस पूरे मामले को समझा जा रहा है। कुछ और जो सीसीटीवी फुटेज आसपास हैं उनको भी पुलिस जो है खंगाल रही है। 2 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, यह भी बड़ी खबर है। 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। संदिग्ध को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इनसे पूछताछ कर रही है। 2 संदिग्ध हिरासत में, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। लाल किले के आसपास के इलाके की गहनता से जांच की जा रही है
ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि तमाम इलाके को घेर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरी घटनाक्रम की जांच की जा रही है। लाल किले के आसपास के किसी भी इलाके में जो है वहां पर आम लोगों की एंट्री जो है रोक दी गई है। और साथ साथ जो बड़ी खबर है ये भी आपको बता दूं, दिल्ली और कई देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर बाकायदा रेड अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई और इसके अलावा कई जो शहर हैं वहां पर जो है इस तरह का कर दिया गया। दिल्ली के जो तमाम बाजार थे इस धमाके के बाद एहतियातन उनको बंद कर दिया गया। ये अब तक का घटनाक्रम है। आपको मैं दिखाता हूं गृहमंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, आप सुनिए। और साथ साथ पुलिस कमिश्नर का प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं ये सब सुनिए। उसके बाद इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे और आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे देंगे। मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, होता है धरती फटने वाला है। और इस वक्त आप देख रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह एलएनजेपी हॉस्पिटल से निकले हैं। जो मैं देख रहा हूं यह दृश्य आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह एलएनजेपी हॉस्पिटल गए, वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की, वहां पुलिस कमिश्नर भी थे और जो गृहमंत्री हैं उन्होंने तमाम हालात के बारे में जानकारी ली, विस्तार से जानकारी ली। और उसके बाद गृहमंत्री का काफिला जो है वो एलएनजेपी हॉस्पिटल से निकला है। और जैसे उम्मीद की जा रही है, जैसी सूचनाएं मिल रही हैं, जो गृहमंत्री ने कहा भी था कि वो घटना स्थल पर पहुंचेंगे, साथ साथ घायलों का ठीक से इलाज हो उसको लेकर के तमाम निर्देश दिए हैं गृहमंत्री अमित शाह ने। और नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज सिंह, तो गृहमंत्री निकले हैं, वो एलएनजेपी हॉस्पिटल से निकले हैं, क्या वो घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं? देखिए, बिल्कुल एलएनजेपी हॉस्पिटल से निकले हैं अशोक, और जो यहाँ पर घायल लोग हैं उनसे मिले हैं। इसके साथ ही जो डॉक्टरों की टीम है जो एलएनजेपी हॉस्पिटल में मौजूद थी उनके साथ उन्होंने एक बैठक करी है और जो घायल लोग हैं उनका हालचाल जाना है। खास तौर से डॉक्टरों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर जो इलाज है वो किया जाए,
किसी भी तरह की जो दवाइयाँ या जो बर्न को लेकर जो दवाइयाँ हैं उसकी जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहने के लिए गृह मंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर उनके साथी हैं और निश्चित तौर पर जैसा कि हमने देखा भी था कि जब दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था अशोक, उसके बाद लगातार आईबी, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, एनआईए के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ गृह मंत्री लगातार बातचीत करते रहे और दिशा निर्देश भी देते रहे। फॉरेंसिक टीम और इसके अलावा एनआईए की टीम को तत्काल घटनास्थल पर रवाना भी किया है और गृह मंत्री का ये कहना है कि इस घटना के पीछे विस्तृत तरीके से जो जांच है वो की जा रही है। 2-3 तथ्य जरूर अशोक मैं उठाना चाहूँगा। इस पूरी घटना को अगर आप देखें तो दिल्ली पुलिस ने जो सीसीटीवी हैं उस इलाके के आसपास के जो 1 घंटे पहले करीब हमें जानकारी थी 12 के करीब सीसीटीवी और उनके जो डीवीआर हैं वो दिल्ली पुलिस ने कब्जे लिए थे। लेकिन नीरज आप जानकारी देते रहिए, लेकिन मैं ये भी बता दूं, ये जो दृश्य है एलएनजेपी हॉस्पिटल के, ये एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर के दृश्य हैं जहां पर जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और वहां वो घायलों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और एलएनजेपी हॉस्पिटल से हालांकि गृह मंत्री निकल चुके हैं, लेकिन हमारे संवाददाता नीरज सिंह वहां पर तैनात हैं और लाल किले पर भी हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं, वहां से हम आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं। नीरज। बिल्कुल अशोक जी, मैं यही बता रहा था कि एनआईए और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो दिल्ली के अंदर कई जगह सर्च कर रही है। जो हमें जानकारी मिली है, एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। दूसरी, आप देखें कि जिस तरह का विस्फोट था वो काफ़ी तीव्रता का विस्फोट था और उसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी दूर तक सुनाई भी दी। अब दिल्ली पुलिस इस एंगल से भी अशोक जी जांच कर रही है कि क्या फरीदाबाद में जो विस्फोटक बरामद हुआ था उसका कोई किसी तरह का कोई लिंक है, क्योंकि हमको भी पता है कि दिल्ली हमेशा से ही संवेदनशील रही है और आतंकवादियों के टारगेट पर रही है। कई तरह की जो धमकियां हैं वो दिल्ली पुलिस को मिलती रही हैं। आपने देखा भी था कि किस तरीके से स्कूलों को टारगेट करने की भी जो धमकियां हैं वो भी इससे पहले मिली थी। और ये धमाका क्या चांदनी चौक जैसे जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पर कुछ टारगेट करके किया गया था, या फिर ये कोई दुर्घटना थी जो कार थी उसमें कोई जो सिलेंडर जो ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से ये घटना हुई। तो निश्चित तौर पर जो फॉरेंसिक जो टीमें हैं वो इस पूरे मामले की जांच करेंगी, लेकिन गृह मंत्रालय और खासतौर से गृह मंत्री का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि इसकी हर एंगल से जो जांच है वो की जाए। इसके साथ साथ ही आप देखें कि दिल्ली, सुनते हैं जरा गृह मंत्री ने आपसे कुछ देर पहले क्या कुछ कहा था। सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे। धन्यवाद।
तो गृहमंत्री अमित शाह वो कह रहे हैं कि हर एंगल से जो है इसकी जांच की जा रही है, दृढ़ता के साथ जांच की जा रही है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एफएसएल की जो सीनियर टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है। तमाम चीजें जो हैं और कल जो है एक बड़ी बैठक भी होगी। और गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है ये इस पूरे जो धमाका हुआ इसमें क्या एंगल है इसके नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। और एलएनजेपी हॉस्पिटल में गृहमंत्री बैठे थे और उन्होंने कहा कि वो यहां से जा रहे हैं सीधा लाल किले की तरफ। तो नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लाल किले पर दीपक रावत हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो गृहमंत्री निकले हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल से और दीपक रावत को भी हम जोड़ते हैं अपने साथ। और जो है साथ साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी जुड़े हुए हैं। दीपक रावत लाल किले पर जुड़े। दीपक रावत, क्या वहां से अपडेट है इस वक्त की, जो आपके पास जो जानकारी है और वहां का दृश्य बताएं। जी बिल्कुल, स्पॉट के बेहद करीब इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं अपने कैमरे की निगाह से आपको तस्वीरें दिखा लेता हूं। बिल्कुल अब सामने आप देख रहे हैं तमाम जांच जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं। आप देख रहे हैं वो गाड़ी, जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ है उस गाड़ी की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वो क्षतिग्रस्त अवस्था में वहाँ पर पड़ी हुई है। और उसके आसपास जो जिन गाड़ियों को नुकसान हुआ था वो गाड़ियाँ भी आपको नज़र आएंगी। तो वो एक स्पॉट है जहाँ पर आप देखिए कि एक बड़ी लाइट लगाई गई है क्योंकि रात का वक्त है और चीज़ों की गहनता से जाँच करनी है, इसलिए उसको हर एक चीज़ को खंगाला जा रहा है। और जितनी बड़ी जांच एजेंसी आप जिसका भी नाम लीजिए, चाहे एनएसजी का नाम लीजिए, चाहे एटीएस का नाम लीजिए, दीपक क्या गृहमंत्री दीपक क्या तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो चीजें हैं उसकी जांच हो रही है और ये स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह जो है वो घटनास्थल पर अब पहुंच चुके हैं और एक एक चीज का मुआयना कर रहे हैं। जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने थोड़ी देर पहले कहा कि वो दोनों ही जगह जाएंगे जहाँ घायलों को भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज उनका चल रहा है एलएनजेपी अस्पताल पहले, और वहाँ पर गए घायलों का जायजा लिया, उनसे पूछताछ की कि आखिर क्या स्थिति है और किस तरीके से इलाज हो रहा है, कोई कमी तो नहीं है। तमाम चीज़ों की उन्होंने गहनता से पूछताछ की और उसके बाद देखिए सीधा गृहमंत्री स्पॉट वाली जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर तमाम जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं, चाहे वो एनएसजी की टीम हो, चाहे वो फॉरेंसिक की टीम हो, एटीएस यूपी एटीएस की टीम थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची है। तमाम जाँच टीम जो है वो यहाँ पर जाँच करी और खुद गृहमंत्री स्पॉट पर पहुँच कर इस बात का जायजा ले रहे हैं कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे, क्या उस वक्त स्थिति रही होगी। इस बात को समझने की अधिकारियों से कोशिश कर रहे हैं गृहमंत्री कि यहाँ पर सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था रहती है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए तो उनको किस तरीके से खंगाला गया। अब तक जांच एजेंसियों को क्या कुछ मालूम चला है, क्या पता चला है कि आखिर ये विस्फोट किस तरह से हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ वो गाड़ी कितनी देर पहले से यहाँ पर खड़ी थी, क्या अचानक रुकी और विस्फोट हो गया। इन तमाम चीज़ों की जो पूछताछ है वो गृहमंत्री अमित शाह जो है वो अधिकारियों से कर रहे हैं और समझ रहे हैं। वो स्पॉट वाली जगह को आप देखिए, सीधा तस्वीरें, ये गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीरें देखिए, वो एक एक चीज़ को खुद अपने करीब से जानने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहे हैं। गृहमंत्री ने ज़्यादा देर नहीं करते हुए तुरंत घायलों से पहले मिलना ठीक समझा और उसके बाद ठीक स्पॉट पर पहुंचे हैं गृहमंत्री। और वो जानते हैं कि स्पॉट पर उनका पहुंचना इस बात की ज़रूरत है कि वहां पर जांच एजेंसियां जल्द से जल्द अपना काम करें क्योंकि ये वो जगह है। एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही है और जो दृश्य आप देख रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले गृहमंत्री एलएनजेपी हॉस्पिटल में थे, एलएनजेपी हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो सीधा घटनास्थल पर पहुंचे हैं, वहां हालात का जायजा ले रहे हैं और उनके साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, तमाम आला अधिकारी हैं, एनआईए की टीम वहां पहुंच चुकी है, एफएसएल की सीनियर टीम भी वहां मौजूद है और तमाम हर एंगल से इस धमाके की, इस ब्लास्ट की जांच की जा रही है कि किस तरह से ये जो कुछ हुआ। और जैसा कि इससे पहले पुलिस की ओर से भी जो बताया गया था कि एक गाड़ी जो है वो गाड़ी जब जा रही थी और वो गाड़ी बहुत स्लो स्पीड पे चल रही थी, उसमें एक ब्लास्ट हुआ और आसपास की कई गाड़ियां उससे क्षतिग्रस्त हुई, आग भी लगी और वो धमाके की जो इंटेंसिटी थी वो ज्यादा तेज थी और इसीलिए जो है पास में जो लाल किले के पास जो मेट्रो स्टेशन है वहां के जो शीशे थे वो भी दरक गए। तो गृहमंत्री इस वक्त पूरे लाल किले के आसपास की जांच, आसपास जो भी इलाका है वहां पर लाल किले के पास और घटनास्थल का वहां मुआयना करते हुए, जांच करते हुए गृहमंत्री अमित शाह। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे तमाम चीजों की जानकारी ली है। आईबी चीफ से उनकी पहले बातचीत हो चुकी है गृहमंत्री अमित शाह की और अब लाल किले पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, वहां तमाम हालात का जायजा ले रहे हैं।
इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह जब एलएनजेपी हॉस्पिटल में थे तो वहां पर उन्होंने डॉक्टर से भी बात की, जो पीड़ित घायल व्यक्ति हैं उनसे भी बात की और ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी पीड़ित को जिस तरह के भी इलाज की जरूरत हो वो जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। जो लोग वहां पहुंचे हॉस्पिटल में वो ज्यादातर लगभग सभी लोग जिनको जलने की इंजरी है, क्योंकि ये जो ब्लास्ट के कारण जो आग लगी, जो धमाका हुआ, उसमें उनको बर्न इंजरी है और बर्न इंजरी में उनको हर तरह की जो मदद है मिल सके, बर्न इंजरी में उनको हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जा सके, उसको लेकर उन्होंने तमाम हॉस्पिटल्स को कोऑर्डिनेट करने का निर्देश दिया है। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे हैं और घटनास्थल की तमाम जानकारी ले रहे हैं। दीपक रावत, ये जो गाड़ियां उसमें क्षतिग्रस्त हुई, पुलिस का वर्जन क्या है, कितनी गाड़ियां जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं इसमें? जी देखिए, जब ये ब्लास्ट हुआ जो छोटी एक गाड़ी बताई जा रही है, इको स्पोर्ट टाइप की गाड़ी है, हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया कि किस तरह की गाड़ी है, पुलिस ने उसका खुलासा नहीं किया है। लेकिन जब ये गाड़ी इस वक्त रेड लाइट वो जगह है जहां पर ये गाड़ी मौजूद थी, वहां पर अक्सर भीड़ इसलिए होती है कि रेड लाइट का इलाका होता है। जब रेड लाइट होती है तो लोग वहां से क्रॉस करते हैं क्योंकि पास में चांदनी चौक का इलाका है, इधर मेट्रो स्टेशन है, लाल किला है, लोग लाल किला भी घूमने आते हैं, चांदनी चौक में अपनी खरीदारी के लिए आते हैं, मेट्रो स्टेशन क्योंकि जिन लोगों को खरीदारी के लिए आना जाना होता है वो मेट्रो के जरिए आते हैं क्योंकि भीड़ भाड़ का इलाका है। लेकिन जब रेड लाइट के आसपास ये गाड़ी रुकती है, उसमें ब्लास्ट होता है, तो उसके आसपास आप समझिए कि रेड लाइट के आसपास कितनी गाड़ियां उस वक्त वहां पर खड़ी होंगी और ठेले वाले, रिक्शे वाले भी वहां पर मौजूद रहते हैं क्योंकि चांदनी चौक इलाके में आपको अक्सर रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा नज़र आ जाते हैं और जो रेडी पटरी वाले हैं वो मौजूद नज़र आते हैं। तो बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन जो चश्मदीदों का कहना है वो ये कहना है कि पुलिस का क्विक रिस्पॉन्स था, फायर ब्रिगेड का क्विक रिस्पॉन्स था। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम करीबन 10 से 12 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँच गई थी, आग को तुरंत बुझाया गया, पुलिस की टीम पहुंची, तमाम लोगों को वहां से हटाया गया। भगदड़ का माहौल था। आप सोचिए कि ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा धमाका कि आसपास की जो शीशे हैं उसमें दरार आ जाती है, टूट जाते हैं। आप सोचिए कि भीड़ भाड़ के इलाके में अगर इतना बड़ा धमाका होता है तो किस तरह से लोग जो है वो दहशत में आ गए होंगे, भगदड़ हुई होगी। लेकिन उनको कंट्रोल करने की पुलिस ने तुरंत कोशिश की, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, एम्बुलेंस एक के बाद एक कई सारी पहुंच गई क्योंकि पास में ही बहुत ज़्यादा दूरी पर एलएनजेपी अस्पताल नहीं है और उसके पास में ही जीबी पंत अस्पताल, 2 बड़े सरकारी अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के। तुरंत वहां से मदद पहुंचाई गई, घायलों को तुरंत यहां से उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, वहां पर उनको भी तुरंत इलाज मुहैया कराया गया। लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि लगातार उनकी बातचीत हो रही है कि अभी भी किसी प्रकार की कोई कमी अस्पताल में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दवाइयों का स्टॉक हो, चाहे ऑक्सीजन का स्टॉक हो, जो भी चीज़ चाहिए वो तुरंत पहुंचाया जाए। इसलिए तमाम लोग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्पॉट पर पहुंचकर जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जो तमाम आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत की। हमने देखा कि वो लगातार अधिकारियों से पूछ रहे थे, ये समझ रहे थे कि आखिर ये गाड़ी यहाँ पर कितनी देर से खड़ी थी। सामने जो खंबे लगे हुए हैं उनमें कई सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, उस तरफ भी उन्होंने इशारा करते हुए पूछा कि ये एक सीसीटीवी कैमरे पर क्या आपने नज़र दौड़ाई है कि किस तरीके से गाड़ी यहाँ पर आई, कितनी देर पहले आई, किस तरह का ब्लास्ट हुआ। तो तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश खुद गृह मंत्री करते हुए नजर आए, कुछ निर्देश देते हुए भी नजर आए। और ज़रूरत इस बात की है, जो गृह मंत्री ने खुद अपनी बातचीत में कहा, जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत संजीदगी से इस मामले को लेना होगा। लाल किले, चांदनी चौक जो भीड़ से पटा हुआ इलाका है, उस इलाके में अगर इस तरह की स्थिति होती है तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, सुरक्षा बढ़ानी होगी। पूरे दिल्ली एनसीआर के इलाके में इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुद यूपी सरकार ने भी ये कह दिया है कि उनके राज्य में भी सुरक्षा पर खासी पैनी निगाहें रखी जानी चाहिए। और इन तमाम चीज़ों को आप देखिए कि एक के बाद एक चीज़ें हो रही है। एक विस्फोटक बरामद होना, कई किलो विस्फोटक बरामद होना दिल्ली से सटे एनसीआर में, फरीदाबाद की बात करें वहाँ पर, और उसके बाद इस तरह का धमाका होना, तो चीज़ें अपने आप जुड़ती हुई जा रही हैं। तो इसीलिए खुद गृह मंत्री ये बात समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है खुद ग्राउंड पर जाने की, आला अधिकारियों से समझने की, उनको निर्देश देने की कि हमें किस तरीके से काम करना है। और यही वजह है कि उन्होंने ज़्यादा देर नहीं करी और खुद स्पॉट पर आए, चीज़ों को समझा, अधिकारियों से पूछा और कहा कि आप जितनी भी, आपको जो भी चीज़ें चाहिए, तमाम चीज़ों को, तमाम इक्विपमेंट्स को यहाँ मंगाइए और पता कीजिए कि स्पॉट, ये ब्लास्ट जो है वो किस
तरीके से था, क्या इसमें इस्तेमाल किया गया, क्यों हुआ और उस वक्त की क्या स्थिति यहाँ पर रही होगी। घायलों को लेकर भी, घायलों के परिजन भी परेशान ना हो, इसको लेकर भी सीधा निर्देश गृह मंत्री ने दिए हैं कि उनको जिस प्रकार की ज़रूरत है, चाहे उनके परिजन जो उनसे पूछ रहे हैं और उनके बारे में पता कर रहे हैं, उनको भी कोई परेशानी ना आए, वो अपने जो मरीज़ हैं उनसे मिल सकें, जो घायल हैं उनसे मुलाकात कर सकें और उनको किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसके भी साफ निर्देश जो हैं गृह मंत्री ने दे दिए हैं। और खुद ये भी कहा है गृह मंत्री ने कि प्रधानमंत्री भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री भी लगातार उनसे बात कर रहे हैं और अब जब ये स्पॉट पर खुद गृह मंत्री आए हैं, उन्होंने मुआयना कर लिया है, घायलों से मुलाकात कर ली है, तो अभी इसकी जानकारी भी वो खुद प्रधानमंत्री को देंगे। तो लगातार बातचीत हो रही है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लगातार टच में है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी लगातार बातचीत हो रही है। तो सरकार की लगातार कोशिश है कि क्विक रिस्पांस बना रहे, जिस तरीके से ये घटना हुई है इस तरह की घटना दोबारा ना हो पाए। तमाम लोग जो हैं जो इस वक्त डरे हुए हैं कि इस तरह की घटना अचानक से कैसे हो जाती है, उनका डर जो है वो खत्म हो सके, उसकी लगातार कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। जाहिर सी बात है, जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से वो लगातार जारी है और इस घटना के बाद इस घटना की तह तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। जैसा आपने कहा, फरीदाबाद में 2 डॉक्टर्स जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, जो संदिग्ध विस्फोटक मिला, उन सब के बीच क्या कोई लिंक है या नहीं है, इन सब की जांच हो, उसके बाद ही कोई ठोस तस्वीर हमारे सामने आ पाएगी। लेकिन जैसा कि दीपक रावत बता रहे हैं, इस वक्त दीपक रावत, क्या गृह मंत्री अभी जो है पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और क्योंकि खबर आ रही थी कि वहाँ पर आम लोगों को बिल्कुल चांदनी चौक का बाजार जो है वो इस धमाके के कुछ देर बाद बंद करवा दिया गया था। यहाँ तक कि कॉर्नर प्लेस और दिल्ली के कई बाजार थे, दुकानें वहाँ बंद करवा दी गई थी एहतियात के लिए। और आसपास जो है, क्योंकि क्राइम की वो जगह है, स्पॉट है, वहाँ पर जो है जो सबूत हैं उनका सुरक्षित रहना जांच के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो सब एहतियात जो है बढ़ते जा रहे हैं वहाँ। जी बिल्कुल, तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। चांदनी चौक का बाजार आप समझते हैं कि अगर 7 बजे के आसपास धमाका होता है तो उस वक्त भी, शाम के वक्त भी चांदनी चौक में कितनी ज़्यादा भीड़ रही है। चांदनी चौक वो जगह है, लाल किला वो जगह है जहां आपको, हमें पता है कि चाहे वो सुबह का वक्त हो, चाहे शाम का वक्त हो, चाहे दोपहर का वक्त हो, हर वक्त भीड़ रहती ही रहती है। और खास तौर पर शाम के वक्त पे, क्योंकि इन दिनों शॉपिंग का माहौल है तो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये मैं आपको लगातार ये बात कह रहा हूँ, खुद चश्मदीदों ने ये बात हमें बताई है कि जैसे ये ब्लास्ट हुआ वैसे ही क्विक रिस्पॉन्स जो है वो फायर ब्रिगेड की तरफ से भी नजर आया और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी नजर आया। तमाम एजेंसियां हैं वो लोग भी यहां पर तुरंत पहुंच गए और यही वजह रही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको तुरंत खाली कराया गया। ये समझिए आप कि भारी भीड़ हो, एक बड़ा बाजार, वर्ल्ड फेमस बाजार जिसमें अक्सर भीड़ रहती है, मेट्रो स्टेशन जहां से लोग खरीदारी करके लौट रहे हैं, कोई दफ्तर से लौट रहा है, वहां पर इतनी खचाखच भीड़ हो, उसको तुरंत खाली कराना आसान काम नहीं होता है। लेकिन पुलिस ने लगातार ये काम किया, तुरंत खाली कराया, ज्यादा लोग इसकी चपेट में ना आए। आग जो कि लगातार फैल रही थी क्योंकि धमाका बड़ा था, विस्फोट बड़ा था, आसपास मैंने जैसा बताया कि रेड लाइट पर कई सारी गाड़ियां, रेडी पटरी वाले मौजूद थे, आग लगातार फैल सकती थी। उस आग पर जल्द से जल्द कंट्रोल किया गया और उसके बाद जो तमाम जो मार्केट है उसको बंद कर दिया गया है। अभी की स्थिति यह है कि इस पूरे इलाके को बैरिकेड से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी के भी जाने की, बाजार की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जिन लोगों के घर उस तरफ है उनको बोला गया कि घरों पर मौजूद रहें, घर से बाहर फिलहाल ना निकलें जब तक चीजें सामान्य नहीं हो जाती है, क्योंकि एक एक चीज की जांच करना बेहद जरूरी है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए। और हर चीज खंगाली जा रही है, पूरा मार्केट खंगाला जा रहा है, लाल किले का पूरा परिसर खंगाला जा रहा है और यही निर्देश कुछ गृह मंत्री की तरफ से भी दिए गए हैं कि कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर ये विस्फोट हुआ तो हुआ कैसे। दीपक, हम लौटेंगे, हमारे तमाम संवाददाता स्पॉट पर मौजूद हैं, हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त हर भारतीय की ये भी जिम्मेदारी है कि वो भी सतर्क रहे। हर भारतीय अगर कोई भी छोटा सा भी इनपुट किसी के पास हो तो वो ज़रूर जांच एजेंसियों तक अपना इनपुट पहुंचाए, क्योंकि इस पूरे मामले की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी बता दूं, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो I-10 जिसमें ब्लास्ट हुआ था, उस I-10 के मालिक की भी शिनाख्त पुलिस ने कर लिया और शायद पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। अगर आप में से किसी के पास भी इस खबर के बारे में जानकारी हो तो आप ज़रूर बताएं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एलन राव भी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ कुछ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे भी हम इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करते रहेंगे। एलन राव, दिल्ली के पूर्व DCP जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एलन राव जी, और साथ साथ मेरे साथ अनुराग वर्मा पत्रकार हैं, मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं BJP से, और साथ साथ मेरे साथ तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है। तो इन सबसे भी बात, एलन राव जी, प्रथम दृष्टया आपको और जो आपके सूत्रों से जो जानकारी मिली हो, आप
क्या किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं इस पे? अशोक जी नमस्कार, को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, सभी व्यूवर्स को नमस्कार। और ये वास्तव में ही एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला इंसिडेंट आज हुआ है दिल्ली में, क्योंकि 2014 के बाद ऐसा कोई विशेष ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था। लेकिन अभी भी ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है या टेररिस्ट से किया हुआ ब्लास्ट है या कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आजकल जो सीएनजी के सिलेंडर्स हैं उनमें अगर ब्लास्ट हो जाए और वो पूरा भरा हुआ है गैस का, और उसमें ब्लास्ट अगर हो जाए तो उसकी आग और उसको फटने के बाद इतनी आवाज़ होती है और उसकी आग आसपास की जितनी गाड़ियों को चपेट में ले सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी कोई एफएसएल की टीम यहाँ पे निश्चित रूप से अपना कर रहे हैं। अभी आपने बताया, आपके संवाददाता ने बताया कि गाड़ी के मालिक को पता लगा लिया है, वो बताएगा पूरे सिचुएशन क्या है। सीसीटीवी में अगर कोई संदिग्ध नजर आया वहाँ पर जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, जहाँ लेके जा रहे हैं, ये भी पता लगाया जाएगा कि गाड़ी कहाँ से ले आ रहे थे, क्योंकि ये तो रेड लाइट पे खड़ी थी गाड़ी, इसका मतलब कहीं और से आई थी। तो जहाँ से आई थी वो मालिक बताएगा कहाँ थी, तो वहाँ पर किसी ने कोई ब्लास्ट कोई ऐसी चीज डालते हुए देखा क्या। ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एलन राव जी, जो खबरें आ रही हैं कि वो उसका जो रूट था, गाड़ी का जो रूट था, उसकी भी जांच चल रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके जो पुलिस का पूरा एक्सपीरियंस है इतना लंबा, उसके आधार पर ऐसे मामलों में पुलिस जो है, पुलिस जांच किस तरह से और किन किन जो सबूतों के आधार पर इस तरह से किसी नतीजे पर पहुंचती है? क्या आगे फर्दर पुलिस का एक्शन क्या रहेगा? देखिए, ब्लास्ट जैसी सिचुएशन का स्पॉट पे सबसे पहले एफएसएल के ऑफिसर्स की जो अहम भूमिका होती है, वो अपने साथ में एक मोबाइल जो लैब के टूल्स हैं वो लेकर आते हैं। वो वहाँ पर मौके पे देखते हैं कोई वहाँ पे केमिकल का कोई ट्रेसेस हैं या कोई ऐसा कोई एक्सप्लोसिव का ट्रेसेस हैं। ऐसे कोई ट्रेसेस अगर उनको मिल गए, जो कि अभी इतनी बड़ी आग लगने के बाद में हो सकता है ना मिले, लेकिन हाँ फिर भी कहीं ना कहीं कोई ब्लास्ट अगर हुआ है तो बम ब्लास्ट के पूरे आईईडी के और भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कोई उसका बैटरी होगी या कोई एक्सप्लोजन होगा, कोई स्प्लिंटर्स होंगे, क्योंकि आईईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस में ये सब चीज़ें होती हैं। और इसके बाद कनेक्शन कैसे हुआ, कोई टाइमर था क्या, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और वो सारी की सारी चीज़ें इनिशियली एफएसएल के जो ऑफिसर्स होते हैं मौके पर, वो उसको जांच करते हैं। दूसरे स्पेशल सेल के आदमी हैं, सीनियर ऑफिसर्स वहाँ बैठे हैं, सारे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं वहाँ पर। वो अंदाजा लगाना कोई बहुत बड़ा लंबा टाइम नहीं लगेगा। मैं समझता हूँ जल्द से जल्द ये पता लगा दिया जाएगा और उसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अगर ये निश्चित हो गया कि ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट है, तो डेफिनेटली उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर देखेंगे कौन हो सकता है। लेकिन एलन राव जी, जो बर्न, क्योंकि इसमें जो बर्न इंजरीज हैं, क्या उसके आधार पर भी किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है कि भाई किस तरह के केमिकल के कारण जो है ये बर्न इंजरी हुई है? यस, डेफिनेटली। अगर वो, मैंने आपको बताया, स्प्लिंटर्स होते हैं, कोई भी बॉम्ब बनाया जाता है, उसमें ब्लास्ट होने के बाद स्प्लिंटर्स है वो फैलते हैं। वो स्प्लिंटर्स कहीं बॉडी के पार्ट में लगे होंगे, वहां पर स्प्लिंटर्स में कोई केमिकल अगर आया होगा या कोई एक्सप्लोसिव के ट्रेसेस उनकी बॉडी पर मिले होंगे या जहां पर चोट लगी है वहां पर मिले होंगे, तो वहां से भी ये जाना जाएगा। हॉस्पिटल में भी जाएंगे वो लोग। लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरा कंक्रीट वो जानकारी लेने के बाद ही कुछ वो डिस्क्लोज करेंगे। अगर डेफिनेटली अगर कोई ये बम ब्लास्ट है तो इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल जाएगी। अगर ये सिलेंडर ब्लास्ट है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन उसी हिसाब से वो की जाएगी। तो ये अभी और दूसरी बात, ये जो आज जो हरियाणा में जो एक्सप्लोसिव मिला है उसको भी मद्देनजर रखते हुए वो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगा। और वहां से जो आदमी पकड़े गए उनसे पूछताछ हो रही होगी। और जो यहाँ पर बता रहे हैं कोई आदमी, कोई सस्पेक्टेड आदमी जो देखे गए हैं उनको पूछताछ कर रहे हैं। तो ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का दायरा बहुत बड़ा है, उसको अभी कंक्लूड करने में मैं समझता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा। एक से एक कड़ी पुलिस जोड़ेगी सारी। मैं शिवम आपके पास आऊं, उससे पहले नीरज सिंह हमारे संवाददाता कोई जानकारी उनके पास से और शेयर करना चाहते हैं। नीरज, देखिए, कुछ डिटेल अशोक जी सामने आई है। गाड़ी हरियाणा की थी, HR नंबर की गाड़ी थी और ये जानकारी निकल कर आई है कि शायद वो गुरुग्राम की थी। और इसके साथ साथ ही गाड़ी जिसके नाम रजिस्टर्ड थी उसका नाम नदीम बताया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार से हरियाणा नंबर की गाड़ी थी और नदीम नाम का व्यक्ति था, उसके नाम ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी। अब दिल्ली पुलिस के लिए ये भी चौंकाने वाली बात है कि क्या
जिस तरीके से हरियाणा में, खासतौर से फरीदाबाद में जो विस्फोटक मिला था और ये जो गाड़ी हरियाणा से मिली है, नदीम नाम के व्यक्ति के नाम ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, तो क्या किसी तरह का लिंक है? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि पूर्व जो पुलिस अधिकारी हमारे शो में भी बोल रहे थे कि गाड़ी में जो खासतौर से धमाका हुआ है, आप देखें अशोक जी, वहां पर कोई गड्ढा नहीं मिला है। जनरली इस तरह का जो ब्लास्ट होता है तो उसमें जो एक बड़े पैमाने पर आप देखें उस इलाके में गड्ढा हो जाता है, तो वहां सड़क पे आपको गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी जो जानकारी हमें मिली है कि जो कील और जो लोहे की गोलियां हैं वो भी अभी तक किसी जो बॉडी है उससे नहीं मिली है। तो क्या ये एक अलग तरह का विस्फोटक था? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि जो तमाम आतंकवादी संगठन है नए नए तरीके के जो प्रयोग हैं वो करते रहते हैं। तो अब ये जांच का विषय है कि क्या ये विस्फोटक नेचुरल हुआ या कोई दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? क्या हरियाणा से लिंक था? जिस तरीके से गाड़ी की डिटेल सामने आ रही है, नदीम नाम के व्यक्ति की डिटेल आ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें चौंकाने वाली आ रही है और निश्चित तौर पर पुलिस नीरज ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि हरियाणा का नंबर था। हालांकि आप बता रहे हैं नदीम, लेकिन कुछ चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद उसका नाम सलमान था, इस तरह की चैनल। लेकिन अभी ये सब क्योंकि स्पेकुलेशन है, पर हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, ये अपने आप में वही मैं कह रहा था कि आधिकारिक अभी जानकारी नहीं है। जी मैं वही कह रहा हूँ, ये जो अपने आप में एक बड़ी जो है इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि सुबह ही हरियाणा में जो है संदिग्ध विस्फोटक पकड़ा जाता है और अब HR नंबर की गाड़ी है, तो फिर ये अपने आप में जो है। एक बार सुन लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अब से कुछ देर पहले कहा, फिर मैं बाकी लोगों से और उनकी जो है राय लूंगा। इस गृह मंत्री अमित शाह को सुन लेते हैं जरा। लाल किले के पास करीब करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हुई, कुछ लोग इंजर्ड हैं। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह थे। शिवम त्यागी, सुबह फरीदाबाद में संदिग्ध जो है ये पकड़े जाते हैं विस्फोटक और HR नंबर की गाड़ी बताया जा रहा है, अभी जानकारी है, तो क्या इसके आधार पर पुलिस इस मामले में जांच आगे बढ़ाएगी? देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि अभी आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। अभी अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर अलग अलग थोड़ी सी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि सभी के प्रति संवेदनाएं मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से। इसके साथ साथ जितने भी घायल लोग हैं उन सभी के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी जो है LNJP हॉस्पिटल पहुंचे और सभी का हालचाल लिया, सभी से पूछा और स्थिति जो है कहीं पर भी किसी को कोई परेशानी ना हो। साथ साथ में ये भी है कि मौके पर FSL की टीम पहुँच चुकी है, NIA की टीम पहुँच चुकी है और इसके अलावा मौके पर जो है जितनी भी टीमें हो सकती थी वो वहाँ पर हैं और वहाँ की CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। प्रथम दृष्टा किसी भी एंगल पर जांच को मतलब रोका नहीं जाएगा, सभी तरफ से एंगल से देखा जाएगा कि कहां पर क्या किस तरीके से हुआ है। लेकिन प्रथम दृष्टा और इस देश के न्यूज़ चैनल और जैसे कि आपके रिपोर्टर ने कहा कि HR नंबर की एक i20 गाड़ी जो बताई गई, उसका जो ड्राइवर था कहीं पर सलमान कहा जा रहा है और कहीं पर कहा जा रहा है कि वो नदीम था। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसको हर एंगल से हम जाँच करेंगे। प्रथम दृष्टा जो लगता है ये स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी नज़र आती है कि इसमें कुछ ना कुछ बाहरी तत्वों का हाथ है, परंतु मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि इस देश की सरकार इस देश के लोगों के साथ खड़ी है। किसी भी तरह की अफवाह में ना आए, किसी भी तरह की पैनिक में ना आए। ग्राउंड जीरो पर सरकार के जो गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी वो वहीं पर हैं। हम किसी भी सिचुएशन को पूरे तरीके से एग्जामिन करेंगे और इसके बाद जो भी सिनेरियो निकल कर आएगा वो इस देश की जनता के सामने आएगा। प्रथम दृष्टा जो सब कुछ है वो सभी आपके सामने है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने अभी ब्रीफ किया, लेकिन हाँ सभी एंगल्स को जांच करने के पश्चात इतना जरूर नजर आता है कि कहीं ना कहीं कोई हमला जैसी कोई स्थिति बनी है। जो भी कहीं है, जहां पर भी कोई है,
और जो भी इस देश को या इस दिल्ली को उस स्थिति में लेकर जाना चाहता था जो एक समय में होता रहता था इस देश में, वैसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे और ऐसा जवाब दिया जाएगा जो लोग याद रखेंगे। तहसीन, जो नीरज हमारे संवाददाता ने एक इंपॉर्टेंट जानकारी दी घटनास्थल से कि वहां पर कोई गड्ढा, जैसे ब्लास्ट अगर है तो वो ऊपर की तरफ ही था, गाड़ी में वो उसमें ब्लास्ट हुआ और आसपास की कई गाड़ियां, कोई गड्ढा उस तरह का नहीं था। क्या इससे इस पूरे जो है इस घटनाक्रम को लेकर किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है? हालांकि निष्कर्ष पे जांच एजेंसियां पहुंचेंगी, लेकिन स्पेकुलेशन के बेस पे। अशोक जी, अव्वल तो जो लोग गुजर गए उनके परिवार को, उनके परिजनों को मैं कंडोलेंसेस देना चाहता हूँ और उसी के साथ जो घायल हुए ये उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द रिकवर हुए। मैं इसे 2 या 3 कॉन्टेक्स्ट में लेता हूँ क्योंकि माननीय गृह मंत्री ने ऑलरेडी मीडिया को संबोधित किया और वहाँ पर खुद घटनास्थल पर मौजूद है। मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे 2 या 3 एंगल से देखता हूँ। एक, आज सवेरे जो एम्यूनिशन और आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स रिकवर हुए जम्मू और कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के सहयोग से, वो डेफिनेटली एक चौंकाने वाला दृश्य है क्योंकि अगर 300 किलो एक्सप्लोजिव्स दिल्ली के अंदर यूज़ हो तो दिल्ली पूरी तरह से फ्लैट हो जाए। मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पुलवामा में जो एक मेजर टेरर अटैक था, केवल 80 किलो यूज़ हुआ था। 80 किलो केवल नहीं होता, बहुत बड़ा संख्या में, तो 300 किलो अगर दिल्ली में यूज़ हो तो बहुत डेंजरस है। उसके अलावा आदरणीय अजीत डोवल जी एक चीज स्वयं इन्वेस्टिगेट। एक मिनट आपको रोक रहा हूं, जो विस्फोट पकड़ा गया आरडीएक्स अभी नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, या अमोनियम नाइट्रेट, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मैं एक चीज सामने रखना चाहता हूं। एनएसए अजीत डोवल जी स्वयं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट पे डिलेज हुए पिछले 2 दिन पे, जो हमें बताया जाता एटीसी टावर द्वारा। मुझे ये बताया गया है कि वो स्पूफिंग हुआ था हमारी जीपीएस का, और अगर ये है तो मैं एक चीज़ जो आसिम मुनी ने की उस पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसने 2 या 3 बार ये बात कही कि भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज, एक फरारी है और वो एक डम्पस्टर है और वो इसको मारना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वो हमें इकोनॉमिक चोट पहुंचाना चाहते हैं। आप इस दृश्य को विजुलाइज कीजिए कि जहाज सडनली जीपीएस चला जाता है, स्पूफ हो रहा है, अगर जहाज में एक्सीडेंट हो जाए, दिल्ली में 300 किलो बारूद अगर पाया जाए, और अब ये जो घटना घटी, हालांकि ये i20 में घटी, i20 का सीएनजी वर्जन नहीं आ रहा, मैं अभी वही चेक करता हूँ। अच्छा। लेकिन ये पॉसिबल है कि कोई लोकल सीएनजी वर्जन हो सकता है, ये भी पॉसिबल है जिसके कारण हो। तो कोई भी चीज स्पेकुलेट ना हो। इसमें आपने जो बताया कि हरियाणा का नंबर प्लेट था, तो इस तरह की जो बातें हमें इस वक्त एक देश की तरह सोचना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का सहयोग करना चाहिए। लास्ट चीज कहना चाहता हूं, मैं सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो 300 किलो एक्सप्लोजिव रिकवर हुए। हम हमेशा आपके शो पर मैं आरोप लगाता हूं कि आपने यहाँ फेल हो गए, वहां फेल हो गए। जहां उनकी सक्सेस होती है वहां हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको थैंक यू बोले और उनका धन्यवाद हम प्रकट करें। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये 300 किलो जो है क्या ये एक कड़ी का हिस्सा था? जाहिर सी बात है जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो 300 किलो वो घर पे रखने के लिए तो नहीं लाए होंगे। हाँ जी। मैं बस एक ही चीज इस पर कहना चाहता हूँ, अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही, और ये पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस चीज को, क्योंकि दिल्ली जिस तरीके की अभी स्थिति में है और देश जिस तरह की स्थिति में है और सब देश के सभी टीवी चैनल्स पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। संजय सिंह का अभी एक ट्वीट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस देश के लाल किले पर हमला हो गया, ये सीज फायर हो गई, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये भूपेश बघेल ने भी एज इट इज एक ट्वीट किया है, कृपया करके अगर इस देश की सारी एजेंसीज इस चीज को फाइंड आउट करने में लगी हैं कि कॉज क्या है, और अगर मेरे देश के गृह मंत्री विस्फोट के अगले 2 घंटे के अंदर अंदर वही हैं, ऑन द स्पॉट चीजों को डीपली एग्जामिन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं क्या है और जिस तरीके से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, तो कृपया करके इसको राजनीतिक एंगल कम से कम अभी ना दिया जाए और इस तरह की कोई चीज एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। अनुराग जी, कोई भी गलत फहमी, कोई भी गलत नाम, कोई भी चीजें, कुछ भी किसी भी तरह की टेंशन क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अभी तहसील ये इतनी बेशर्मी इस समय पे कम से कम नहीं होना चाहिए। ये सबकी राजधानी है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी एक एंगल दे दो, कुछ भी आप कहते चले जाओ, नहीं चल सकता। और वो जांच एजेंसी को आने दीजिए। मेरे देश के गृह मंत्री ने क्या कहा कि आने वाले समय में जितनी भी स्थितियां अब जो भी बनेंगी, जो भी चीज निकलकर सामने आएगी, हम इस देश को अवगत कराएंगे। जब मेरे देश के सेकेंड इन कमांड यहां पर खड़े होकर ये कह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर कि अगर कुछ भी होगा तो हम आपको इसको एक एक चीज से अवगत कराएंगे, बुलाएंगे, मेरे देश का मीडिया वहीं पर है। बिल्कुल, तो कोई भी ऐसी स्थिति क्रिएट ना करी जाए जिसमें इस देश में अनरेस्ट। एक ही लाइन और अनुराग जी इस पे शायद रोशनी प्रकट करें। अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट अगर ये i20 टेरर अटैक है, मैं नहीं कह रहा हूं, बट अगर हो तो लाल किला क्या एक मैसेज था? क्योंकि चाहे वह लाल किला का पार्किंग गेट हो,
वहां देश के प्रधानमंत्री वहां से बोलते, कोई भी प्रधानमंत्री हो, नेहरू जी से लेके, तो क्या वो एक मैसेज था? तो ये चीजों पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, मुझे लगता हो, क्योंकि एक डीसीपी साहब भी है, वो इस पर बताएंगे कि क्या वो एक मैसेज हो सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली में जो विस्फोट हुआ, उसके बाद कई राज्यों को जो है अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली विस्फोट के बाद बिहार में भी हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि बिहार में कल दूसरे चरण की पोलिंग होनी है। बिहार में पूरा प्रशासन जो है हाई अलर्ट पर है और सभी की वहां जांच की जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान, जैसे मैंने कहा, कल यानी मंगलवार को होना है। ऐसे में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और जांच एजेंसियों को, सुरक्षा बलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पूरे पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रखने के लिए और गहन जांच और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर जो है दिल्ली को आती जाती तमाम गाड़ियां जो हैं उनकी जांच की जा रही है। और ये बात ठीक है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जो इंसिडेंट, ये आपको मुंबई का हम दिखा रहे हैं, मुंबई में भी अलर्ट जारी है। मुंबई में अलग अलग जगह पर पुलिस जो है डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस के जवान सक्रिय हैं। संवेदनशील जगहों पर संदिग्ध लगने वाली सामग्रियों की जांच की जा रही है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं मुंबई के कल्याण स्टेशन का है, रेलवे स्टेशन का, जहां डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच की। प्रशासन को संवेदनशील स्थानों पर निगाह रखने के लिए कहा गया है। और इस विस्फोट के बाद जो है हरियाणा में भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि हरियाणा में मत भूलिए कि हरियाणा वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा सुबह जो है विस्फोटक मिले थे। तो पुलिस वहां भी हाई अलर्ट पर है। सरकार की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अलर्ट पर रहें। दिल्ली के साथ लगने वाले जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों पर भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों में कोई भी आपत्तिजनक सामान दिखने या आपातकालीन स्थिति में डायल 112 पर तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। यह नागरिकों से कहा गया है, नागरिकों की भी एक जिम्मेदारी बनती है। केरल में भी इस बीच पुलिस अलर्ट पर है। केरल के पुलिस प्रमुख रावदा आजाद चंद्रशेखर ने पुलिस को पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं तमाम हाई अलर्ट पर जो है सब लोग हैं। और इस बीच जो है गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट भी आया। उन्होंने कहा, पेन बियॉन्ड वर्ड्स बाय द लॉस ऑफ लाइव्स इन ए ब्लास्ट इन दिल्ली, माय डीपेस्ट कंडोलेंस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, हैव विजिटेड द ब्लास्ट साइट एंड ऑल्सो मेट द इंजर्ड इन द हॉस्पिटल। जिसके दृश्य हमने आपको दिखाए, दोनों जगह के दृश्य हमने आपको दिखाए, वो इंजर्ड से भी मिलने गए और साथ साथ घटनास्थल पर भी पहुंचे। माई प्रेयर्स फॉर देयर क्विक रिकवरी, उनकी जल्दी उनकी वो जो है रिकवर करें, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। टॉप एजेंसीज आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट विद फुल इंटेंसिटी एंड विल गो इन डेप्थ इनटू द इंसिडेंट। टॉप एजेंसीज जो है, भारत की तमाम जांच एजेंसियां जो हैं, वो मामले की पूरी तरह से जो है इसकी तह तक जाने के लिए इसकी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और इस पूरी घटनाक्रम के तह तक जाया जाएगा। अनुराग। अशोक जी, इसमें जो है जैसे तहसीन जी ने बोला कि यहाँ पे जो ब्लास्ट का जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसमें अभी मैं बीच में बात सोच रहा था, शायद वो डीसीपी साहब बोल रहे थे कि देखिए जो जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां अपने आप को इवॉल्व कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन के नए नए हाईटेक तरीके निकाल रही हैं, उसी तरह जो आतंकवादी भी है वो भी तरह तरह के चीज़ें निकाल के ब्लास्ट के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। एक जो नया जो टेररिज्म का जो आज हरियाणा में हुआ, फरीदाबाद में जिस तरह से 2900 किलो एक्सप्लोसिव रिकवर किया गया, वो ये बताता है कि जो आज के टाइम में जो नया जो फिनोमेना है वाइट कॉलर टेररिज्म, वो कितना डेंजरस है और वो कितना भारत में किस हद तक वो अंदर तक आ चुका है। पहले हम लोग हमेशा मानते थे कि आप गरीब को जाते हैं, पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स उनको बरगलाते हैं, फुसलाते हैं, पैसे की लालच देते हैं और उनसे जो चाहते हैं करवा लेते हैं। लेकिन डॉक्टर और अध्यापक, बड़े आईटी प्रोफेशनल्स, उनको क्या बरगलाने, उनको यानी उनका दिमाग को इस तरह से जो है भ्रष्ट कर दिया गया है, उनको इस तरह से रेडिकलाइज कर दिया गया है कि वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये
कैसे इसको, ये इस समय सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के सामने नहीं है, ये एक आम जनता के सामने भी है, क्योंकि वो तो हमारे आपके बीच में ही कहीं घूम रहे हैं ना, जो जिस इस तरह से जो रेडिकलाइज हो चुके हैं वो हमारे आपके बीच में भी आसपास भी कहीं घूम रहे हैं। तो हमारी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें और उनको अलग से करके सुरक्षा एजेंसीज को इन्फॉर्म कर सकें। अच्छा अशोक जी, एक चीज़ बहुत उसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे कि हम अपना पड़ोस तो चुन नहीं सकते, तो अगर आपका ये आपके अपने घर से लेकर देश तक एप्लीकेबल है कि अगर आपका पड़ोसी अगर बदमाश हो तो आपकी लाइफ को किस तरह से वो डिस्टर्ब कर देता है। हमारे पड़ोसी के पास आज जो हालत है कि उसके अपने अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि उसकी भी अपने यहां से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो इंडिया में डिस्टर्बेंस। यहां पर मैं एक चीज और भी कह दूं, जो अनुराग कह रहे हैं उसी में एक बात बढ़ाते हुए, हम अभी फिर से मैं कह रहा हूं, अभी कुछ भी स्पेकुलेट करना बहुत जल्दबाजी हो। अगर ये भी देखिए 6:55 पर करीब ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद से लेकर करीब 4 घंटे बीत चुके हैं और किसी भी टेररिस्ट आउटफिट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी ने भी इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो ये अपने आप में भी ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तहसीन ये क्या ये इसलिए नीरज के पास आ रहा हूं, नीरज 1 मिनट आ रहा हूं। जी मैं फिर से मैं कह रहा हूं, जो आपने अभी लास्ट में कहा, क्या ये इसलिए हो सकता है कि जैसे लास्ट टाइम जब किसी एक संगठन ने उसकी जिम्मेदारी ली, फिर उन्होंने कोशिश की उसको डिलीट करने की 4 दिन बाद, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इस बार ऑपरेशन तंदूर होगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं करें। शायद ये हो सकता है, जैसे भाई जाहिर सी बात है उनकी स्ट्रैटेजी बदलती है, इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत है। फिर से पर कह रहा हूं, अभी हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। जांच एजेंसियां जब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती हैं, हमें अपनी ओर से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। जांच चल रही है। नीरज कुछ अपडेट के साथ हैं, नीरज हमारे साथ। नीरज, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अशोक जी, एक अपडेट है, जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि नदीम नाम का व्यक्ति है, उसके नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी, जैसी जानकारी निकल कर आई है। अब जो लेटेस्ट जानकारी आई है कि नदीम जो गुड़गांव में शायद रहता है, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, और उसने वो गाड़ी ओखला निवासी सलमान को बेची थी। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ओखला के लिए रवाना हो गई है और सलमान अभी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से दूर है या दिल्ली पुलिस की हिरासत से दूर है, पूछताछ से दूर है। तो अब दिल्ली पुलिस सलमान को खोज रही है, जो ओखला में कहीं रहता है। आप कह रहे हैं कि जो जिसने गाड़ी खरीदी वो ओखला का निवासी है, दिल्ली का निवासी है, और वो जो है वो पुलिस के हाथ नहीं आया अभी, दिल्ली का निवासी, अभी पुलिस उसको वो गायब है। जी बिल्कुल, अभी तक हाथ नहीं आया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार से ये जानकारी हमें मिली है अशोक जी, ये गाड़ी नदीम नाम के व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड थी। उसने ये गाड़ी सलमान नाम के व्यक्ति को बेची थी। वो ओखला का निवासी है, दिल्ली पुलिस के सूत्र हमें ये बता रहे हैं, और उसको खोजने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ओखला के लिए रवाना हो गई है। और लगातार, जैसा कि हम बता भी रहे थे, कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल राजधानी दिल्ली में कई सारी जगह पर सर्च अभियान है वो भी चला रही है। इस ब्लास्ट के बाद अब एक टीम ओखला के लिए रवाना हुई है और सलमान को एक तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ करेगी, ये जानेगी कि आखिर ये गाड़ी वहाँ पहुँची कैसे, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या ये दुर्घटना था, कोई पूर्व प्लानिंग थी। तो ये जानकारी अभी निकल कर आई है, हालांकि दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक रूप से नहीं बताया। एक छोटी सी जानकारी जल्दी से बता दीजिए, क्या ये जानकारी है कि ये गाड़ी कब बेची गई? क्या ये हाल फिलहाल में या कुछ पहले? क्या इस बारे में कोई भी अपडेट है क्या? नहीं अशोक जी, ये अपडेट नहीं है, लेकिन अभी तक यही जानकारी निकल कर आई है कि नदीम और उसके बाद सलमान, अब ये गाड़ी कब बेची गई, क्या सलमान ही असली था या सलमान ने भी किसी को इस गाड़ी को बेचा, ये जानकारी निकल कर नहीं आई है। जब तक सलमान तक पुलिस नहीं पहुंचेगी, सलमान से पूछताछ नहीं करेगी, तब तक दूसरे जो तथ्य हैं उनका खुलासा नहीं होगा। वैसे ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट, ओखला पहुंची है सलमान को खोजने के लिए। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट जानकारी है कि अगर सलमान ने खरीदने के बाद अपना नाम चेंज नहीं करवाया था तो हो सकता है ये हाल फिलहाल की ही डील हो। शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं नितिन के पास आता हूं। शिवम। अशोक जी, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भारतीय होने के नाते बड़ा दुखद दिन है। दिन में सुबह पता चला कि मुजम्मिल जो था वो एक डॉक्टर था, उसके पास से अप्रॉक्सीमेटली 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। रात होते होते सलमान और नदीम जो है वो उनका पता चला कि वो गाड़ी जिसमें अभी तक i20, जितना आपके जो रिपोर्टर्स और देश का मीडिया बता रहा है
कि वो जो ब्लास्ट हुई वो गाड़ी नदीम के नाम थी, वो सलमान पे ट्रांसफ़र हुई। इसके अलावा अभी पता चला कि गुजरात एटीएस ने अहमद मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया, जो चाइना से एमबीबीएस करके आया था और इस देश में अरंडी का जो बीज होता है उसमें से एक रेसिन बना रहा था। वो रेसिन होता है ऐसा, मतलब वो आप उसको सूंघ नहीं सकते, अगर उसको पानी में मिला दे तो वो एकदम जहर का काम करता है। ये अच्छा दिन नहीं है इस देश के लिए, और ये सारे तार लगातार एक तरफ जुड़ रहे हैं, सब जो है तार एक ही जगह से जुड़ रहे हैं, निकलकर एक ही लाइन पर सब चीजें चले जा रहे हैं। ये दुखद है कि करोड़ों करोड़ों रुपए लगाकर माँ बाप जो है डॉक्टर्स बना रहे हैं, एमबीबीएस बना रहे हैं, और उसके बाद देश के लोग अगर इस तरह से निकल रहे हैं तो दुखद भी है, और आज का दिन सोचनीय भी है कि ये किस तरफ ये लोग जा रहे हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं कि अभी हम नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन जो लोग गिरफ्तार हुए, मैं तो सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं। अभी इस ब्लास्ट को लेकर खासतौर पर जरूर हो सकता है कि नाम में कोई कॉन्फर्मेशन ना हो, सिर्फ रिपोर्टर अपने सोर्सेस से बता रहे हैं, लेकिन जो लोग गिरफ्तार हुए या जिन्होंने इस तरह की साजिश की, ये बेहद दुखद है। वो दुखद तो है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये 8 से 10 लोगों की जान जाना अपने आप में दुखद है, और कई लोग जो हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो घायल हैं, और घायलों की क्या स्थिति है, सीधा नितेंद्र के पास चल रहे हैं। नितेंद्र, क्या अपडेट है वहां से? घायलों की स्थिति, उनको किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और एलएनजेपी में ही इन सबका इलाज हो रहा है, या कुछ लोगों को जरूरी लगा तो कहीं शिफ्ट करने के लिए भी कुछ खबर है, कोई ऐसी चर्चा? देखिए अशोक जी, जितने भी घायल लोग हैं उनको एलएनजेपी अस्पताल में ही रखा गया है। अभी तक यहाँ से कोई शिफ्ट करने का प्लान नहीं है, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट यहीं मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री भी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर एम्स, सफदरजंग या बाकी जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं उनके जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी हेल्प की ज़रूरत हो तो लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल सभी घायल यहीं पर है। 3 की हालत निश्चित तौर पे गंभीर है और 1 की हालत स्थिर है, और उस पर डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। पहला फोकस अभी सरकार की तरफ से भी है कि जो लोग घायल हैं उनकी बेहतर इलाज हो, उनको बचाया जा सके, उनके जीवन को बचाया जा सके, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, और जो बीजेपी अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने भी यही आश्वस्त किया है कि घायलों की पूरी तरीके से इलाज किया जाए। और जो बाकी कई लोगों की जान चली गई है, मृत्यु हो गई है, उनकी भी डेड बॉडी यहीं पे रखी गई है। चूँकि यह बहुत ही सीवियर ब्लास्ट था जिसमें बर्न इंजरी है अशोक जी, बर्न इंजरी में कई जो शरीर जल गए हैं, झुलस गए हैं, छत बिछत कुछ 100 भी यहाँ पर आए हुए हैं। उसको लेकर के जो प्रक्रिया अस्पताल की तरफ से वो की जा रही है। अच्छी बात ये थी कि चूँकि जो घटना स्थल था और वहाँ से एलएनजेपी अस्पताल काफ़ी नज़दीक है, तो एक ग्रीन कॉरिडोर दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बनाया गया ताकि एम्बुलेंस पीसीआर तुरंत यहाँ लाई जा सके। 15 से ज़्यादा एम्बुलेंस और पीसीआर एलएनजेपी अस्पताल में लाए गए और उनमें जो घायल लोग थे उनको यहाँ पर लाया गया है। जितने डॉक्टर हैं, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर रेजिडेंट हो या फिर जो सीनियर डॉक्टर है, उनको अलर्ट पे रखा गया है। उनकी तमाम लोग डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल की गई है कि हाई अलर्ट पर रहें ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद ली जा सके। जितने भी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में इन घायलों का इलाज किया जा रहा है और बेहतर तरीके से एलएनजेपी अस्पताल में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। मीडिया कर्मियों को भी एक अलग स्थान पर रखा गया है ताकि कोई भी एम्बुलेंस अगर आए तो उसको कोई रुकावट ना हो। तो अभी प्राथमिकता सरकार की तरफ से है कि जो लोग घायल हैं उनका समुचित और बेहतर इलाज हो। बिल्कुल, और जांच एजेंसियों की प्राथमिकता है कि ये इस नतीजे पे पहुंचना कि दरअसल ये किस तरह का ब्लास्ट था, उसको लेकर तमाम जो है जानकारी जुटाई जा रही है। और जो नीरज ने, हमारे संवाददाता ने जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर दी, वो जो गाड़ी थी, वो I-10 जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, वो किसी एक नदीम नाम के व्यक्ति की, जो शायद हरियाणा का रहने वाला HR नंबर था, लेकिन उसने ओखला के रहने वाले किसी सलमान को वो बेची। अब वो कब बेची कहना मुश्किल है। सलमान की तलाश में दिल्ली पुलिस निकली है। बहुत संभव है कि सलमान शायद हाथ में आए तो कुछ जानकारी मिले और जांच एजेंसियां भी तब तक इस जानकारी तक, इस नतीजे तक पहुंचेंगी कि दरअसल ये विस्फोट किस तरह का था। लेकिन जैसे चर्चा चल रही है कि 2 डॉक्टर्स का पकड़ा जाना
और वो भी विस्फोटकों के साथ पकड़ा जाना, डॉक्टर्स का सोचिए। और उसके पहले एक और बड़ी दुखद खबर, कल एक वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो कर्नाटक की एक जेल का था, जिसमें आईएसआईएस के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति है, उसको कर्नाटक की जेल में भी जो है उसको वीआईपी सुविधाएं मिली थी, उसको मोबाइल फोन मिला था, एंड्रॉयड फोन था, वहां से वो मोबाइल फोन से भी ऑपरेट कर रहा था। ये सब चीजें हैं जो थोड़ा सा हमको चिंता पैदा करती हैं, दुख देती हैं। इन सब पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। लेकिन इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। हमारे संवाददाता देर रात तक और शायद पूरी रात तक, जब तक कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, वो फील्ड से आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे और मेरे मेहमानों को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में आपके पास अगले बुलेटिन में आपको तमाम अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। नमस्कार। जब देश पूछता है